हेलो क्लास ट्वेल्थ। हम लोग पिछले वीडियो में बात कर चुके थे कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो हमारा चार्ज है, चार्ज क्या होता है, चार्ज की यूनिट बात की थी। ठीक है, चार्ज के बारे में जितनी बेसिक चीज़ें थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, हमने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा क्या इंटीजर के फॉर्म में होता है। ठीक है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहा है। अब हम लोग आज कूलॉम्स लॉ की बात करने वाले हैं। तो कूलॉम्स लॉ की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हेडिंग हम क्या लगाएंगे? कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ की अगर बात करते हैं तो कूलॉम्स लॉ जो है वो हमारा सन 1785 मतलब कि 1785 में आया था। ठीक है, एक साइंटिस्ट है कूलॉम। ठीक है, इन्हीं के नाम पे हम चार्ज की यूनिट भी रखते हैं। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो इन्होंने जो बताया था वो हमको बताया था कि दो हमारे चार्जेज अगर रखे हुए हैं कहीं पे, तो उनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेज कही दे। ठीक है, अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है कि फोर्सेज बिटवीन टू चार्जेस बताओ या कूलॉम्स लॉ बताओ। ठीक है, तो दोनों एक ही बात है, पहली चीज। ठीक है, अगर बात करते हैं कि जो हमारे दो चार्जेज हैं वो कौन से चार्ज लेंगे, तो सबसे पहली चीज हमें ध्यान रखना है कि जो कूलॉम्स लॉ होता है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ अप्लीकेबल किस में होता है? पॉइंट चार्जेस पे। ठीक है, बल्क चार्जेस पे, बल्क अगर कहीं पे रखा है चार्जेज का, तो ये एप्लीकेबल नहीं होता है। सबसे पहली चीज, बेसिक सी चीज है कि अगर कहीं पे भी हमारा पॉइंट चार्ज रखा है तो हमारा कूलॉम्स लॉ उसमें हमारा वैलिड होगा। लेकिन अगर वहां पे बल्क ऑफ चार्जेस रखा है, ठीक, काफी सारे चार्जेस रखे हैं, ठीक है, और वो एक ही जगह पे, और वो एक पर्टिकुलर बॉडी मान लिया, ठीक है, एक जगह हमारा दूसरा चार्ज रखा है, उन दोनों के बीच में फोर्स पूछ रहा है, तो हमारा ये वैलिड नहीं होता है। ठीक है, तो उसी चीज की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो होता है ये सिर्फ हमारा स्टेशनरी चार्जेस पे अप्लीकेबल होता है। स्टेशनरी चार्जेस में क्या होगा? ये एप्लीकेबल होगा। अगर यहीं पे हमारे मूवेबल चार्जेज हैं तो उसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। हालांकि ये लिमिटेशंस में जब हम बाद में बात करेंगे तो उसमें हम बता देंगे। इनका हम न्यूमेरिकल में भी यूज करते हैं। हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ पे पॉइंट चार्ज की वो बात कर रहा है, कहाँ पे बल्क चार्ज की बात कर रहा है, कहाँ पे वो स्टेशनरी है चार्ज हमारा, कहाँ पे वो मूवेबल है। अगर मूवेबल है तो हम कूलॉम्स लॉ उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अगर कूलॉम्स लॉ की। जो कूलॉम्स लॉ था, कूलॉम्स लॉ उन्होंने बताया था कि दो चार्जेज अगर रखे हुए हैं, हम बॉडी मान लेते हैं कि ये हमारे क्या है, पर्टिकुलर कोई फर्स्ट चार्ज है Q1 समथिंग, पर्टिकुलर कोई सेकेंड चार्ज है Q2। दोनों चार्ज हमारे क्या हैं? पॉइंट चार्जेज हैं। दोनों हमारे किसमें हैं? रेस्ट में रखे हुए हैं, स्टेशनरी चार्जेज हैं, मूवेबल नहीं है। दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे सेम काइंड ऑफ चार्ज रखे हैं, सेम काइंड मतलब कि दोनों तरफ हमारे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रखे हुए हैं, तो प्लस माइनस, या इससे हो सकता है या प्लस माइनस। ठीक है, तीन ही केस बन सकते हैं। अब माइनस प्लस इधर उधर कर दो तो वो बात अलग है। तो हमने बताया था कि ये दोनों चार्जेस जो होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ठीक है, ये चीज हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ये हमारे सेम काइंड ऑफ चार्जेस रखे हैं तो ये भी क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। ये हमारे प्लस माइनस ऑपोजिट चार्ज रखे हैं तो ये हमारे क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो ये चीज हम पहले भी बता चुके हैं। तो हमारे हम मान रहे हैं कि दो चार्जेस Q1 और Q2 रखे हुए हैं, दो जो कि क्या है हमारे सेम काइंड ऑफ, ठीक है, सेम काइंड ऑफ चार्जेस है, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। अब पहली चीज की वो फोर्स हमारा रिपल्सिव भी हो सकता है,
साथ ही साथ अट्रैक्टिव भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हालांकि इस चीज का हमें काम कब पड़ेगा, जब हम लोग कहीं पे सिस्टम में चार्जेस की बात कर रहे होंगे। सिस्टम में चार्जेस की अगर बात कर रहे होंगे तो फिर उसमें हम देखेंगे कि कौन सा जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। हालांकि ये चीज़ अभी भी देखेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि जो फोर्स चीज़ होती है वो हमारी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ना कि स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी में जितना हमको मैग्नीट्यूड की नीड होती है उतना ही हमें उसकी डायरेक्शन को भी शो करने की नीड होती है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो अगर बात करते हैं कि दो चार्जेस हमारे Q1 Q2 जो है वो कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरे से रखे हुए हैं, मान लेते हैं जो इनके बीच की डिस्टेंस है, पहले तो इनको एक लाइन से हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। मान लेते हैं जो इनके बीच की डिस्टेंस है समथिंग, वो हमारी कितनी है, स्मॉल r है। कितनी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, स्मॉल r डिस्टेंस पे। ठीक है, अब स्मॉल r डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो इनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। उसी फोर्स का अमाउंट बताने के लिए हमारा कूलॉम्स लॉ आया था। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने कूलॉम ने बताया, उन्होंने बताया कि जो इनके बीच में फोर्स लगता है वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है किसके, दोनों चार्जेज के मल्टीपल के। तो F प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, Q1 इंटू Q2 के होता है, पहली चीज। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जो इनके बीच में फोर्स लग रहा है वो दोनों चार्जेज के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि ये जो फोर्स लग रहा है वो हमारा क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके होता है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। तो F इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पे किसके होगा, R स्क्वायर के। तो इनवर्स के लिए हमें पता है कि क्या लिखते हैं, 1/, में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ले, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान ले। ठीक है, तो दोनों को जब उन्होंने कंबाइन किया तो यहाँ पे जो हमारी ये चीज नोट हो गई होगी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज को बाद में लिमिटेशंस में भी लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, हम थ्योरी नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, सिर्फ डेरिवेशंस बता रहे हैं और न्यूमेरिकल बता रहे हैं। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, अगर थ्योरी में दिक्कत आती है तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, हम फिर थ्योरी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या बनता है हमारा, F प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, Q1 Q2 तो ऊपर हो जाएगा डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। अभी हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है, K है। ठीक है, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आता है। हालांकि जब हमने एक्चुअल में बात की तो ये जो K होता है ये इसकी जगह हम लोग क्या पुट करते हैं, 1/4πε0। क्या पुट करते हैं, 1/4πε0। यहाँ पे 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी एक टाइप का क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं ये जो एप्सिलॉन नॉट है तो पहले तो एक्चुअल फॉर्मूला लिख देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या निकल के आया, F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो ये हमारा क्या आता है, एक्चुअल फॉर्मूला आता है। यहाँ पे ये जो फॉर्मूला होता है ये वैलिड किसके लिए होता है, ये चीज समझ लो। यहाँ पे सबको पता है कि F क्या है, फोर्स है। ठीक है, Q1 फर्स्ट चार्ज, Q2 सेकेंड चार्ज, R डिस्टेंस बिटवीन देम या सेपरेशन बिटवीन देम। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट, देखो ये चीज थोड़ी सी नई है तो इस चीज को ध्यान रखना कि एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। एनसीईआरटी में, ठीक है,
या फिर क्लास 11-12 की कोई भी मीडियम की हम लोग बुक पढ़ते हैं तो वैक्यूम और एयर को दोनों को एक ही चीज़ लगभग लगभग मानी गई है। तो दोनों के लिए जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट वो क्या लेते हैं हम लोग, सेम लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे अगर कोई अदर मीडियम मान लो रखा हुआ हो, ठीक है, एयर में हम लोग बात नहीं कर रहे, अभी ये चार्जेस कहाँ पे रखे हुए थे, जो इनकी सराउंडिंग थी वो हमारी क्या थी, एयर हो सकती है या वैक्यूम हो सकती है। अगर यहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे चार्जेज हैं वो हमारे चार्जेज जो हैं वो हमारे एयर या वैक्यूम में नहीं रखे हुए हैं, तो क्या होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूले में क्या आता है, चेंजमेंट आता है। तो उस चेंजमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखो इस चीज को नोट कर लिया होगा, नोट कर लो, करना किया हो तो देखो चेंजमेंट क्या आता है हमारा, चेंजमेंट ये आता है कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर हमारा निकल आया था। अगर बात करते हैं यहाँ पे हम लोग परमिटिविटी, हालांकि परमिटिविटी एक पूरा अलग से टॉपिक है, उसको हम अलग से बताएंगे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो अगर यहाँ पे बात करते हैं, अगर किसी चीज की परमिटिविटी, किसी मीडियम की हम समथिंग मान लेते हैं जो परमिटिविटी होती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका केवल क्या होता है, एप्सिलॉन। क्या होता है, एप्सिलॉन। अगर एप्सिलॉन की बात करते हैं तो वो हमारा एप्सिलॉन नॉट के साथ, मतलब कि एयर की परमिटिविटी या वैक्यूम की परमिटिविटी के साथ किसी ना किसी कांस्टेंट के साथ रिलेट होता है। तो अगर बात करते हैं तो एप्सिलॉन यहाँ पे जो होता है वो हमारा किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू के। समझने की चीज समझो, ये जो के है और ये जो के है, इन दोनों के में हमारा क्या है, कुछ डिफरेंस है, इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे के हमने पूरा कांस्टेंट लिया था वो 1/4πε0। यहाँ पे ये जो के है, इस के की कोई हमारी कांस्टेंट वैल्यू होती है, लाइक 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, जाती कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक, ठीक है। इस चीज की हम बात करेंगे किसके लिए कितनी वैल्यू होती है, ठीक है, तो वो हम परमिटिविटी में बताएंगे। तो अभी बेसिक से हमको इतना समझना है कि यहाँ पे अगर एयर की बात करते हैं, फॉर एयर और वैक्यूम, तो ये जो के होता है, इस के की वैल्यू हम कितनी लेते हैं, 1। तो वहां पे हम एप्सिलॉन की जगह क्या लिख देते हैं, एप्सिलॉन नॉट। यही जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है तो वो हमारी मीडियम की भी होती है। तो एप्सिलॉन एम हमारा जो है, एप्सिलॉन एम मतलब कि एप्सिलॉन ऑफ मीडियम, इसको कभी कभी हम लोग एप्सिलॉन से भी डिनोट करते हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अगर यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, कोई मीडियम की बात कर लेते हैं, फॉर एनी मीडियम, तो मीडियम के लिए अगर बात करते हैं तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंजमेंट आता है। फॉर्मूला हमारा क्या हो जाता है, F इज इक्वल टू 1/4πε, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट नहीं ले रहा है, किसी मीडियम के लिए ले रहा है तो एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हैं या एप्सिलॉन लिख के भी छोड़ सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, या फिर इसको थोड़ा सा कन्वर्ट चेंज फॉर्म में लिखते हैं तो इसको हम कैसे लिखते हैं, F इज इक्वल टू 1/4π, एप्सिलॉन मीडियम की जगह हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन एम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो के को हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस चीज का हमें क्या है, ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। अब यहीं पे हम लोग बात करते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट, या फिर अगर इसकी डायमेंशन समथिंग हमसे पूछता है तो वो डायमेंशंस कितनी आएंगी, ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है वगैरह वगैरह। तो चलो बात कर लेते हैं हम लोग।
यूनिट वगैरह की। हो गया। देखो आगे, ये किसी मीडियम के लिए है फोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स को Fm भी लिख देते हैं कभी कभी। ये एयर के लिए है तो इसको हम लोग F0 भी लिखते हैं, तो थोड़ा सा ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। बाकी हमें बात इसके बारे में बाद में पूरी करनी ही है। मिटा रहे हैं, देखो जो हमारा फोर्स निकल के आया है वो फोर्स हमारा कितना निकल के आया है, अब इसकी अगर कोई यूनिट पूछता है तो सिंपली हम लोग बता सकते हैं फोर्स की, भाई यूनिट सबको पता होगा कि फोर्स की यूनिट क्या होती है हमारी, न्यूटन, ठीक है, एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। या फिर ठीक है, इसकी डायमेंशन की बात कर लेता है तो डायमेंशन हमारी इसकी क्या आएगी, फोर्स की हमारी क्या होती है, MLT-2, ठीक है। लेकिन हमसे ये चीज़ वो नहीं पूछता है, हमसे वो क्या पूछेगा कि हमें निकाल के बताओ इस एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन मतलब कि परमिटिविटी की डायमेंशन, ठीक है। तो परमिटिविटी की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, तो अगर पहले तो हम सिंपली एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट को क्या कर देते हैं, इधर भेज देते हैं, एफ को उठा के इधर ले आते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये Q1 Q2 तो ऊपर ही रहेगा, एफ को उठा के नीचे लाएंगे तो 4 पाई तो था ही था पहले से, FR² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब हमें इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बताना है, साथ ही साथ डायमेंशन बतानी है। तो यूनिट की अगर बात करते हैं तो Q1 Q1 भी चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, तो चार्ज इनटू चार्ज लिखा है कि नहीं लिखा है। और चार्ज की सिंपल यूनिट हमें पता है कूलॉम, ठीक है। अब कहीं पे तुमसे कोई कह देता है कभी कि 1 किलोग्राम गुणे 1 किलोग्राम कितना होगा, तो जाहिर सी बात है हम लोग क्या कहते हैं, 1 किलोग्राम स्क्वायर होगा, ठीक है। किलोग्राम इंटू किलोग्राम मतलब किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पे भी Q1 चार्ज है, Q2 भी चार्ज है, तो इसकी यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, कूलॉम इंटू कूलॉम। सी से हम लिखे दे रहे हैं इसको, बटे 4 पाई, ये तो हमारा क्या है, कांस्टेंट, इससे कोई मतलब नहीं है। एफ की यूनिट न्यूटन हो जाएगी। आर क्या थी, सेपरेशन बिटवीन देम मतलब कि दूरी, तो दूरी की बात करते हैं तो हम किसमें, मीटर में, और यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो मीटर स्क्वायर। तो यूनिट हमारी क्या आती है, कूलॉम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हमारी क्या है, इसकी यूनिट है परमिटिविटी की। अब यहाँ पे डायमेंशन की बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन के लिए देखो, अगर डायमेंशन की बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन की, तो Q क्या है, हमारा चार्ज है। Q का हम बता चुके हैं कि डायमेंशन क्या होती है, फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है, I/T, ठीक है। I क्या है, हमारा करंट है, तो इसकी यूनिट A, डायमेंशन सॉरी A, टाइम की डायमेंशन T। तो Q की हमारी डायमेंशन सिंपली कितनी आती है, 80। तो Q1 की जगह भी 80 रखेंगे, Q2 की जगह भी 80 रखेंगे। अब ये चीज़ें बेसिक सी हैं, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं। 4 पाई फिर से कांस्टेंट मिल गया, कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती है, सबको पता होगा। फोर्स मिला, एफ की डायमेंशन हमें पता है क्या होती है, MLT-2। आर क्या है, डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन देम, तो ये क्या हो जाएगा, L²। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे देखो, ऊपर ये क्या बनेगा, A² T², नीचे क्या बनेगा देखो, M, ये L की पावर 1 L की पावर 2, तो मतलब कि L की पावर 3 हो जाएगा, T की पावर -2। कोई दिक्कत, इसको उठा के ऊपर भेजते हैं, तो M ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा, M की पावर -1, L³ ऊपर आएगा तो L की पावर -3,
टी की पावर -2 ऊपर आएगा और टी की पावर +2 बन जाएगा। चलो अलग लिख कर देना है अभी, ठीक है। ये हमारा a² t² ऑलरेडी क्या था, ऊपर था। फाइनल स्टेप में इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो m-1 रहेगा, l भी हमारा -3 ही रहेगा, t² मतलब t की पावर 4 और लास्ट में a²। तो ये हमारी इसकी परमिटिविटी क्या आती है, डायमेंशन आती है, ठीक है। इस चीज को नोट कर लो, फिर आगे बढ़े हम। हो गया। देखो एक चीज हम भूल गए थे इसमें, वो चीज बता दे रहे। हो गया इतना। देखो अब हमने फॉर्मूले में ये तो बात कर ली कि 1/4πε0 कांस्टेंट तो है, लेकिन उस 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, तो इस चीज को भी देख लो। जो अगर हमें फॉर्मूला 1/ ये लगा रहे हैं f = 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r², किसके लिए, एयर के लिए, या फिर किसी मीडियम के लिए भी FM मान लो लगा रहे हैं, तो वहां पे हम लोग क्या लिखते हैं, 1/4πε0 के Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे दोनों में हमें ये दिख रहा है कि ये जो 1/4πε0 है, 1/4πε0 है, कांस्टेंट है, के हम सिंपली फिर बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू भी होती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है 1/4πε0 की, वो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, कितनी होती है, 9 × 10⁹ कुछ यूनिट भी होती है, कांस्टेंट है, यूनिट नहीं होती है, लेकिन देखो कैसे यूनिट निकलती है। देखो 1/4πε0 तो इसको एक तरफ रहने दो, इस r² को उठा के यहाँ पे ले आओ f के पास, तो ये क्या हो जाएगा, f × r²। इस Q1 Q2 को उठा के नीचे ले आओ, तो Q1 × Q2। f की यूनिट न्यूटन, r² मीटर² बटे Q1 Q2 मतलब कि कूलॉम²। तो इसके हम यूनिट क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर²/कूलॉम²। अब जो चीजें ना समझ में आ रही हो, हम बोलते भी जा रहे हैं, इस n की जगह न्यूटन, m की जगह मीटर²/कूलॉम², इसको लिख लेना अच्छे से, ठीक है, ताकि याद रहे। 4 और पाई तो नॉर्मल है, यहाँ पे ε0 की भी कुछ क्या होती है, यूनिट होती है। ε0 की यूनिट अभी बता चुके हैं, सॉरी। ε0 की जो वैल्यू होती है, वो वैल्यू क्या होती है, देखो 8.85 × 10⁻⁻12। ध्यान रखना है कि ε0 की वैल्यू क्या होती है, 8.85 × 10⁻⁻12। यूनिट की अगर बात करें तो अभी बताया था हमने, क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर²/कूलॉम²। भाई इसकी भी यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी, इस चीज से ध्यान रखना, ठीक है। ε0 को यहाँ ले आए, सॉरी इसका उल्टा लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, कूलॉम²/न्यूटन मीटर, ठीक है। ε0 को उठा के यहाँ ले आए, f को उठा के यहाँ पे ले आए, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, Q1 Q2/4πr² बना था अभी फॉर्मूला, तो Q1 Q2 की यूनिट कूलॉम², f की न्यूटन, r² की मीटर², ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं हम लोग, हाँ, कि जो हमारी लिमिटेशंस हैं, इसके बाद हम लोग लिमिटेशंस लिख लेते हैं। तो लिमिटेशंस इसमें बेसिक सी हमारी दो ही हैं कि द चार्ज शुड बी ऑलवेज पॉइंट चार्ज, ठीक है, इट कैन नॉट बी, ठीक है, बल्क चार्ज। और दूसरे की अगर बात करते हैं, तो दूसरा हमारा पॉइंट क्या था, हमने बताया था, जो चार्ज होने चाहिए दोनों, वो मूवेबल नहीं होने चाहिए, मतलब कि वो चल नहीं रहे होने चाहिए, ये नहीं कि वो मूव हो रहे हो, ठीक है। एक चार्ज हमारा रेस्ट पे है, दूसरा चार्ज इसे भागा जा रहा है v वेलोसिटी से, तो उसके लिए फिर हम अलग चीज़ें देखेंगे, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा सा, दूसरा चार्ज भी हमारा किस में होना चाहिए, रेस्ट में। तो दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, बोथ चार्जेस शुड ऑलवेज बी एट रेस्ट, ठीक है। लिमिटेशंस नोट कर लेना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में काम आते हैं। हो गया होगा, मिटा देते हैं। अब
कूलॉम्स लॉ जो है वो हमसे ज्यादातर एग्जाम में वेक्टर फॉर्म में पूछता है, तो वेक्टर फॉर्म की इसकी बात कर लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में देखो कैसे, सिंपली कोई हम क्या मान लेते हैं, प्लेन मान लेते हैं। ये बोर्ड भी हमारा क्या है, एक टाइप का प्लेन ही है, इस चीज का ध्यान रखना। बोर्ड हमारा क्या है, एक टाइप का प्लेन है। अब इस प्लेन में एक चार्ज हमारा जो Q1 रखा है भैया वो यहाँ रखा है, एक चार्ज जो Q2 रखा है वो यहाँ रखा है। सिंपल। इसकी अगर हम पोजीशन बताना चाहें कि अबाउट सेंटर, सेंटर से जो इसकी पोजीशन वेक्टर है वो कहाँ पे है, तो इस पोजीशन को हम R2 वेक्टर से डिनोट करे दे रहे हैं। R2 डिस्टेंस पे है और वेक्टर लगा दिया, मतलब कि डायरेक्शन शो कर रहा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक। Q1 की बात करते हैं तो ये भी कुछ सेपरेशन पे तो होगा ही होगा, तो यहाँ पर मान लेते हैं Q1। ठीक है। इसकी बात करते हैं तो ये हमारा R1 वेक्टर पे है, तो भैया एक वेक्टर लगा दिया, R1 हमारी यहाँ पे से यहाँ तक डिस्टेंस हो गई। अब बात करते हैं भाई इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा होगा, तो इन दोनों के बीच में, हाँ एक पॉइंट हमने कूलॉम्स लॉ में नहीं बताया था, उस पॉइंट को भी ध्यान रखना, नोट कर लेना। ठीक है। जो दोनों के बीच में फोर्स लगता है, ठीक है, तो वो हमारा लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है। दोनों चार्जेज को Q1 और Q2 को जो लाइन ज्वाइन कर रही होती है उसके अलोंग हमेशा फोर्स लगेगा, ये नहीं कि इधर उधर किसी भी दिशा में लग जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को लिख लेना, द फोर्स एक्ट ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेज। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना, उसके लिए पॉइंट था। अब अगर बात करते हैं तो इनके बीच में फोर्स जो इन दोनों को लाइन ज्वाइन कर रही है वो समथिंग ये होगी कि नहीं होगी, होगी पक्का, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब अगर बात करते हैं सिंपल ट्रायंगल थ्योरम से, तो कभी भी एक वेक्टर हमको ये दिया है, एक वेक्टर हमको ये दिया है, तो जो तीसरा वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, हमें पता है कि अगर दो वेक्टर हमको वेक्टर ए और वेक्टर बी दे दिए हैं, तो तीसरा वेक्टर जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा दोनों के सम के बराबर होता है। ये तो खैर उसमें कोई मतलब नहीं। पहले की जो हेड होती है, ठीक है, दूसरे की टेल को हम जोड़ते हैं, फिर जो तीसरा हम लोग वेक्टर लेते हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। पहले के हेड पे दूसरे की टेल रखी, और जो तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हमेशा, अब चलना इनको ऐसे चाहिए था, ये इधर चला ये इधर चला, तो चलना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन जो तीसरा रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट होता है, इस चीज को ध्यान रखना। तो वही हमें यहाँ पे भी अप्लाई करना है। मान लेते हैं कि ये जो हमारा है ये रिजल्टेंट हमारा कितना है, आर वेक्टर है, कितना है, आर वेक्टर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सिंपली, तो हम मान लेते हैं ये जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है वो समथिंग ऐसी है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। ठीक है, ऐसी भी मान सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं होना चाहिए इशू। तो बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर। देखो समझो कैसे, R2 इधर गया, R इधर गया, फिर R1 देखो अपोजिट है, तो वो इक्वल टू किसके होगा, रिजल्टेंट वेक्टर के, R1 वेक्टर के। तो अगर R वेक्टर की बात करें यहाँ पे, तो वो हमारा किसके आता है, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर के। यहाँ पे हमें एक चीज ये भी समझना है कि अगर हम यही R वेक्टर जो है वो हम इस डायरेक्शन में ले लेते, अब हम इस डायरेक्शन में लेके इस डायरेक्शन में ले लेते, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते, देखो अब हमें दिख रहा है कि ये और ये हमारे सेम हमारे डायरेक्शन में है, ये हमारा ऑपोजिट है, तो R1 वेक्टर प्लस R वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखते, R2 वेक्टर लिखते कि ना लिखते। तो यहाँ पे ये जो R वेक्टर आता वो हमारा क्या आता, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर।
तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे हैं। अभी डायरेक्शन का हमको इससे देखना पड़ेगा। तो डायरेक्शन की बात करते हैं। तो जो यहाँ पे Q1 रखा होगा, ये Q1 Q2 पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, और यहाँ पे जो Q2 रखा होगा वो Q1 पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा। वो कह रहा होगा कि नहीं भैया तुम यहाँ से भागो, वो कह रहा होगा कि भैया तुम यहाँ से भागो। तो बात करते हैं, अगर ये जो Q2 है सेकेंड चार्ज मान लेते हैं, इस Q1 को फर्स्ट चार्ज मान लेते हैं, तो ये Q2 इस Q1 पे जो फोर्स लगा रहा होगा इधर तरफ लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा? भाई दोनों प्लस चार्ज है, तो प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपेल करेगा। तो इसकी बात करते हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं? F(on)(1) ड्यू टू 2। ये पढ़ना नहीं आता है तो फिर से समझ लो। F12 वेक्टर का मतलब है F(on)(1) मतलब फोर्स ऑन 1, इसको फर्स्ट चार्ज माना है, ड्यू टू सेकेंड, ठीक है, या ड्यू टू 2। तो ये हमारा इस तरफ फोर्स लगा रहा है। ऐसे ये वाला भी इस पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा, तो ये हमारा इस तरफ फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं लगा रहा होगा? सिंपली तो यहाँ पे F(on)(2) लगेगा, सेकेंड पे हमारा फोर्स लगेगा, तो क्या लिखेंगे हम लोग? F(on)(2) ड्यू टू 1। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसमें कोई डाउट किसी को? अब बात करते हैं हम लोग। तो एक चीज़ तो सिंपली हमें समझना है कि जो हमारा वेक्टर फॉर्म है उसमें हमें जो उनके मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ पर्टिकुलर कोई ना कोई डायरेक्शन भी यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है यहाँ पे कि हमारा जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ सब लोग जानते होंगे, ठीक है, एक्शन रिएक्शन वाला, कि कोई अगर मान लो हम पे कुछ फोर्स लगा रहा है तो उल्टा हमारी बॉडी भी उस पर कुछ फोर्स एक्ट कर रही होगी, ठीक है। वो दोनों फोर्स हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो बात करते हैं, अगर देखो, अगर हम यहाँ पे F(on)(1) ड्यू टू 2 वेक्टर लिखें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या लिखते हैं? R² लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग R² की जगह क्या रखेंगे? तो ये वाली डिस्टेंस हम लोग रखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपली क्या लिखे दे रहे हैं? R² लिखे दे रहे हैं अभी, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर किस लिए भाई? ये तो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा अभी हमने? मैग्नीट्यूड लिखा। क्या लिखा? वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ r है, तो हमने वहां पे क्या लिख दिया? सिंपली R²। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर जब लगाएंगे तो यहाँ पे हमें एक r कैप भी लगाना पड़ेगा। r कैप मतलब कि यूनिट वेक्टर शो कर रहा है। अब ये चीज समझो कि F(on)(1) ड्यू टू 2 ये हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा था, तो हम डायरेक्शन भी कौन सी लेंगे? ये वाली लेंगे कि नहीं लेंगे? इस चीज को ध्यान रखना। डायरेक्शन ये वाली की अगर हम बात कर रहे थे तो हमारा देखो ये प्लस ये मतलब R2 प्लस R बराबर R1, तो R वेक्टर बराबर किसके था? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, उसको वहां पे रखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर की बात कर लेते हैं। अगर जिसको ना आता हो, कभी भी कहीं पे ए कैप या फिर कोई भी यूनिट वेक्टर लिखा है तो सबसे पहले तो उसमें कैप लगती है। अब उस कैप की अगर बात करते हैं तो उस कैप का मतलब होता है वो वेक्टर अपॉन उसका मॉड। हमेशा ध्यान रखना, वो वेक्टर अपॉन उसका मॉड। ये समझो कि कभी भी मान लो हमने 3i कैप, 4j कैप, 6k कैप पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा होगा सबने। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे आई कैप, तो आई कैप का मॉड हमेशा कितना होता है? 1 होता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। आई कैप सिर्फ क्या रिप्रेजेंट करता है? उसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। किस एक्सिस में? एक्स में। जे कैप वाई एक्सिस में, के कैप जेड एक्सिस में। इनका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो अगर 3i कैप की हम बात करें कि आई कैप को हम क्या लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? आई वेक्टर लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अपॉन मॉड ऑफ
आई वेक्टर, ठीक है। तो ये आई कैप जो आता है ये हमेशा कितना आएगा हमारा, आई वेक्टर अपॉन आई आएगा समथिंग। तो आई से हमारा ये आई कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचती है हमारी, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बचती है। ये एक सिंपल तरीका है समझाने का, ठीक है। बाकी समझाया इसको दूसरी तरीके से जाता है, ये हम बता रहे हैं नॉर्मल सा एक वे कि आई कैप जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आई अपॉन मॉड ऑफ आई वेक्टर। तो यहाँ पे वेक्टर आई ही रहेगा। इस आई वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो आई आ जाएगा। अब आई वेक्टर से अगर आई हटा दे तो हमारा क्या बचेगा, सिर्फ वेक्टर बचेगा। वेक्टर मतलब सिर्फ वो क्या शो कर रहा है, एक डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। हालांकि इसका काम नहीं है, हम यहाँ बात करते हैं आर कैप की। तो आर कैप को हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इसमें कोई दिक्कत। तो देखो एफ ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर अगर बात कर लें हम लोग तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप की जगह हम क्या लिखेंगे, आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। आर वेक्टर हमने कौन सा बताया था, ये वाला लेना है। तो अभी तो हम लोग इसको आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर लिखे ले रहे हैं। मॉड ऑफ आर वेक्टर की बात करें तो वो हमारा क्या आएगा, सिंपली आर ही आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे F12 वेक्टर की बात करें तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आर वेक्टर, ये तो ऐसे लिखा रहेगा हमारा मॉड ऑफ आर वेक्टर जो है। अब इधर से इधर चल के आए हम लोग, या फिर देखो मॉड ऑफ आर वेक्टर है कि हमें मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड हम बात कर चुके पहले ही, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम क्या ले रहे हैं, आर ले रहे हैं। इसको हालांकि हम लिखे भी दे रहे हैं यहाँ पे कि मॉड ऑफ आर वेक्टर जो ले रहे हैं अपन, वो कितना ले रहे हैं, आर ले रहे हैं केवल। तो यहाँ पे मॉड ऑफ आर वेक्टर मतलब कि आर आएगा। तो F12 वेक्टर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, ठीक है। अब F12 वेक्टर की बात करें तो यहाँ पे हम जो आर वेक्टर ले रहे थे वो आर वेक्टर कितना ले रहे थे, ये वाला ले रहे थे, क्योंकि ये डायरेक्शन बात कर रहे थे। तो ये कितना आएगा हमारा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसको हम नीचे लिख रहे हैं लेकिन इसके सामने लिखना है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, नीचे लिख दिया है, इसको सामने लिखना है। अब इसी तरीके से हम लोग F ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालते हैं। तो पूरा सेम प्रोसेस हमें करना है पूरा, ठीक है। बस लास्ट में इस चीज को अपने मन से करना है हमें, ठीक है। पूरा का पूरा हमें बस 1 2 जगह क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा हमारा ऐसे ही चलता चला आएगा यहाँ तक, ठीक है। लास्ट में हमको ये जो लाइन है, इस लाइन में हमें क्या लिखना है, F21 वेक्टर, ये हम बता दे रहे हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब, ये तो इतना ही आएगा, इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये ऊपर का हम मिटा दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको हम मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इस चीज को नोट कर लो, फिगर हम मिटा रहे हैं, फिगर नोट हो गया होगा, ठीक है। तो फाइनल स्टेप की बात करते हैं। तो जब हम लोग इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे हम लोग F21 वेक्टर बराबर माइनस का F12 वेक्टर लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये समझ लो। अगर हम इस इक्वेशन में यहीं पे ये नीचे वाला मिटा है थोड़ा सा, इसी को समझ लो। अगर हम इस इक्वेशन में F12 वेक्टर बराबर इसे लिख रहे हैं, माइनस इस ब्रैकेट से कॉमन ले रहे हैं, तो माइनस का 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
अपॉन आर क्यूब इंटू क्या बचेगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर बचेगा कि नहीं बचेगा। और ये देखो ये चीज सेम लिखी है कि नहीं लिखी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का F21 वेक्टर। तो F12 वेक्टर बराबर माइनस का F21 वेक्टर लिखे, चाहे F21 वेक्टर बराबर माइनस का F12 वेक्टर लिखे। इससे हमारा क्या प्रूव होता है कि एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट रिएक्शन। एक्शन मतलब कि यहाँ पे जो है, ये जो फोर्स हमारा सेकंड चार्ज पे लगा रहा था और सेकंड चार्ज जो फर्स्ट चार्ज पे फोर्स लगा रहा था, दोनों हमारे फोर्स क्या थे, बराबर थे। ठीक है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और जो फोर्स हमारा निकल के आता है, अगर वेक्टर फॉर्म में कोई पूछता है हमसे, तो चाहे हम इसको अप्लाई करें, हालांकि जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें हम लोगों को इतनी सारी चीज़ें करनी ही नहीं रहती हैं। ठीक है, उसके लिए हम बहुत सारे सिंपल से कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो वो चीज़ें हमें अप्लाई करनी है, बाकी वीडियो हम कल करेंगे।